हेलो प्यारे बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बेटा मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 10th की। और साइंस में इस चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमने 3 भागों में इसको विभाजित किया है। प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती हैं। फिर सेकंड जो पार्ट आएगा इसका, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। और थर्ड पार्ट में पूरे चैप्टर के जो अभ्यास हैं, जो मतलब क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करेंगे। बेटा आपको अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठना है, चीज़ों को फोकस के साथ नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो बेटा हेडिंग लिखो, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया एक तरह की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि एक पदार्थ आपके पास ए है और एक पदार्थ सपोज करो आपके पास बी है। ये दोनों पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन का जो परिणाम है हमें मिल रहा है कि कुछ नए पदार्थ मिले हैं। सपोज करो हमें सी मिला है। अब जो सी जो बेटा पदार्थ मिला, इसके जो गुण धर्म है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो बी से और ए से अलग होंगी। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नए गुण धर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। बात समझ गए यहाँ तक बेटा? एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा हमारे पास एक पदार्थ हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस होती है और हाइड्रोजन जो है बेटा दूसरे पदार्थ ऑक्सीजन, ये भी गैस है, इसके साथ जब एक तरह से अभिक्रिया करता है ना, तो बेटा एक रासायनिक परिवर्तन होता है और उसका परिणाम ये होता है कि वहां से जल बनता है, ठीक है। अब ये जो जल बना है इसकी प्रॉपर्टी खुद की अपनी होती है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ईंधन होता है, फ्यूल है, और ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में या एक तरह से ईंधन को जलाने में हेल्प करता है। लेकिन जल जो है ना तो वो ईंधन है ना ही वो जलाने में हेल्प करता है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। एक उदाहरण और देख लो, जैसे बेटा एक धातु का नाम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सोडियम कहते हैं। तो सोडियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन बेटा गैस होती है, ठीक है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां से आपको एक लवण मिलता है, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो बेटा बात मैं समझाना आपसे ये चाह रहा हूं कि जो सोडियम क्लोराइड आपको मिला है इसकी प्रॉपर्टी खुद की अपनी होंगी, वो सोडियम और क्लोरीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसकी जो एक तरह से क्रियाशीलता है वो ज्यादा होती है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। जल के साथ जब ये रिएक्शन करती है सोडियम तो वहां से आग लग जाती है। और क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन गैस जो है जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था सैनिकों के खिलाफ, है ना। तो बेटा लेकिन जो ये सोडियम क्लोराइड आपको मिला, ये जो आपको मिला है पदार्थ नया, इसकी प्रॉपर्टी जो है इनसे अलग होती है। इसको हम अपने भोजन में यूज करते हैं। ये नमक है ना, जो कॉमन सोल्ट होता है, और हम जब इसको खाते हैं तो ना हमारे शरीर में आग लगती है और ना ही हमें कोई ऐसा जहरीलापन मतलब महसूस होता है। मेरी बात समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको कुछ नए पदार्थ मिलने वाले हैं और उन नए पदार्थों की प्रॉपर्टी खुद की अपनी होंगी, जिनसे वो मिलकर बने हैं उनके ऊपर वो निर्भर नहीं करती हैं। बेटा ये था कुछ हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम ये देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। तो आप हेडिंग लिखो, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटा दैनिक जीवन में जो हमारा होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे पाचन होता है ना। पाचन का मतलब आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान में कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भोजन का जटिल रूप है वो साधारण रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, उसी को पाचन कहते हैं हम। तो पाचन भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। बेटा सेकंड जो है एग्जांपल में बता रहा हूँ डेली लाइफ का, उसको बोलते हैं श्वसन, इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज है उसका अणु जो है ऑक्सीजन की सहायता से वो टूट जाता है ऊर्जा देने के लिए, तो वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। और बेटा एक हम घरों में यूज करते हैं, जो दूध होता है वो दही बन जाती है ना, तो दूध जब दही बन जाता है तो वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। और आपने देखा होगा कि जो धातु होती है, जैसे लोहा है, तो लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है जिसको कहते हैं कि लोहे पे जंग लग गया है, रस्टिंग ऑफ द आयरन, तो वो भी क्या बेटा एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। बेटा एक बात और है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि मतलब
रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ या उससे ज्यादा पदार्थ जो है मिलकर आपस में कुछ नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि ए और बी ने तो सी बनाया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सी दोबारा से फिर बी और ए बना दे? बेटा मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया है क्या वो उलट सकती है, क्या वो रिवर्स भी हो सकती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको उलटना है, रिवर्स करना है, तो उसके लिए कोई भौतिक विधि का हम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी भौतिक विधि से, किसी फिजिकल मेथड से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिवर्स करना है, अगर वो रिवर्स होगी तो उसके लिए भी आपको फिर दोबारा से रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ेगी। भौतिक विधि से मतलब यहाँ क्या था, जैसे वाष्पन होता है, वाष्पन मतलब और गलन होता है, हम किसी को हीट देके मतलब मेल्ट कर रहे हैं, तो उसकी अवस्था में तो परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वो पूरी की पूरी अभिक्रिया उलट नहीं सकती है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। बेटा ये हमने अभी बस बेसिक बातें की है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। इसके बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे मैंने आपको अभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था कि ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, है ना बेटा। तो ऑक्सीजन के साथ करता है तो, और यहां से जो बनता है बेटा वो जल बनता है ना। तो अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को कुछ फॉर्मूला के रूप में एक तरह से निरूपित कर दूं, मतलब ये बहुत बड़ी है, अगर हर बार मैं इसको लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे तत्व इसमें यूज हुए हैं इनके सूत्र होते हैं, है ना बेटा, इनके सिंबल होते हैं, निशान होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का H होता है और उसकी आणविक अवस्था में इसको लिखेंगे हम। ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है और उसकी आणविक अवस्था O2 हो जाएगी। और जल बेटा एक यौगिक है जिसका सूत्र जो है क्या होता है? H2O होता है। तो ये जो आई है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एक निरूपित रूप है, निरूपित रूप, या ये कहो कि जिस रूप में हम रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर रहे हैं उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार लिखना इतने बड़े बड़े वर्ड वो एक तरह से क्लमजी है, टाइम वेस्ट होता है। बात समझ गए हाथों बेटा। और एरो, ये जो तीर का निशान है, इसके इधर जो लिखा जाता है ये वो है जो इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनको बेटा कहा जाता है अभिकारक। इनको क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो हमें बेटा प्राप्त हुआ है, जो हमें मिला है बेटा, उसको हम उत्पाद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ये रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं। बात समझिए बेटा। रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं और भी हैं, तो बेटा नेक्स्ट आपको नोट करना है रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं। तो एक विशेषता है, जैसे मैंने बताया कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, समीकरण में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बना है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। बेटा एक विशेषता इसकी ये होती है कि जो भी पदार्थ आपको मिला है या जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी जो अवस्था है, उनकी जो भौतिक अवस्था है वो आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहली विशेषता ये है कि बेटा आपको वहां पर अवस्था को मेंशन करना पड़ेगा। अवस्था से मतलब क्या है कि अगर मतलब जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? गैस लिखोगे, जी लिखोगे। इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में इसको लिखते नहीं है। और बेटा ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। तो यहाँ पर आप स्मॉल जी लिखोगे, और यहाँ पर जल मिला है तो जल के लिए ब्रैकेट में आप स्मॉल एल लिखोगे। तो अवस्था का मतलब ये है कि अगर कोई चीज वहां पर सॉलिड यूज हुई है, मतलब इसको हम ठोस कहते हैं बेटा ना, तो ठोस के लिए आपको ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखोगे। और अगर वहां पर कोई लिक्विड है तो लिक्विड के लिए बेटा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, तो वहां पर एल लिखेंगे हम। और बेटा अगर वहां पर कोई गैस यूज हुई है तो गैस के लिए हम क्या लिखते हैं? स्मॉल जी लिखते हैं। एक अवस्था और होती है, कभी कभी क्या होता है, हमें एक विलयन प्राप्त होता है, एक सोल्यूशन प्राप्त होता है, और ऐसा विलयन प्राप्त होगा जिसका विलायक जल है, जिसका विलायक जल है। तो ऐसा विलयन जिसका विलायक जल होता है उसको बेटा हम जलीय विलयन कहते हैं, जलीय विलयन हिंदी में कहेंगे। और जलीय विलयन को जब लिखते हैं तो उसको लिखा जाता है AQ, ए स्मॉल क्यू और ब्रैकेट में। इसका मतलब बेटा एक्वस होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्वस। और बेटा इसका अर्थ होता है जलीय विलयन। आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये मैंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं किसके बारे में बेटा? एक तरह से किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। इसको नोट करो तेजी के साथ और फोकस के साथ बेटा, आपको चीजों को नोट करते जाना है बेटा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो ये जैसे मैं बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जल बनता है, ठीक है। अब एक बात देखो कि हमें क्या करना पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया में, देखना पड़ता है कि तीर के इधर जितने एटम है, परमाणु है, क्या तीर के दूसरी तरफ भी उनका नंबर सेम है, समान है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो क्या 2 है, 2 परमाणु यूज हुए हाइड्रोजन के, और यहाँ पे कितने? 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ पर बेटा 2 है, यहाँ पर कितना? 1 है। तो
तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, संतुलित अवस्था में नहीं है। तो रासायनिक समीकरण का यह रूप जिसमें जो है परमाणु के नंबर बराबर नहीं होते हैं, उसको बेटा क्या बोलते हैं, कंकाली अवस्था कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंकाली अवस्था। तो रासायनिक समीकरण की कंकाली अवस्था से क्या मतलब है कि बस जैसी वो अभिक्रिया हो रही थी हमने वैसे के वैसे लिख दिया है, उसको बैलेंस नहीं किया है। लेकिन ये कंकाली अवस्था को हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। संतुलित का मतलब ये होता है कि तीर के इधर जितने परमाणु यूज हुए हैं तत्व के, तीर के दूसरी तरफ भी उसी तत्व के बराबर परमाणु होने चाहिए, है ना। तो मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। मेरी बात समझ गए बेटा। तो क्वेश्चन आता है कि मतलब बैलेंस क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत है मतलब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। बेटा आवश्यकता यह है कि एक नियम होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। या ये कह दो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो द्रव्यमान है उसमें जो टोटल द्रव्यमान है वो क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। मेरी बात समझ गए। क्योंकि हम द्रव्यमान को ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसलिए रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित अवस्था में लिखना पड़ता है। अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बेटा पूरा फोकस के साथ आपको चीजों को सुनते जाना है। तो जैसे ये जो था हमारी क्या थी बेटा, कंकाली अवस्था थी, है ना। क्या थी ये, कंकाली अवस्था। ओके, तो कंकाली अवस्था में देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, मैं इस इक्वेशन को एक बार और लिख रहा हूँ, H2O2 और बेटा ये हमें क्या मिल गया है, H2O मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन यहाँ देखो बेटा ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर क्या 1 है, तो हमें यहाँ 2 करने पड़ेंगे। अब 2 नंबर जो मतलब आप यूज करोगे तो उसको यहाँ पर नहीं लगाना है। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो लास्ट में उस नंबर को लगा देते हैं, गलत बात है। जिस भी नंबर से आप उसको संतुलित कर रहे हो उस अणु के स्टार्टिंग में लगाओगे आप। ठीक है बेटा, तो यहां से जो 2 है अब ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, क्योंकि इधर यहाँ कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे बेटा। अब इस 2 से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया है और यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इधर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा। तो ये जो बेटा रूप आया है रासायनिक समीकरण का, इसी को बोलते हैं संतुलित रूप या संतुलित अवस्था। मेरी बात समझ गए। तो हम एक किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये एक मैंने छोटा सा आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल बताया बेटा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, देखो बात सुनो। पहले जो रासायनिक समीकरण दी है आप उसमें चेक करो कि कोई धातु तो नहीं है। अगर धातु है तो बेटा आप बैलेंस पहले धातु को करोगे। धातु जैसे मतलब बेटा सोडियम होता है ना, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, सारे धातु हैं। फिर बेटा आप धातु जब बैलेंस कर लो तो फिर नेक्स्ट नंबर आएगा अधातु का। अधातु बेटा जैसे कार्बन है और हमारे क्या है, नाइट्रोजन वगैरह है। ठीक है, धातु और अधातु के बाद बेटा आपको नेक्स्ट बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। हालांकि ऑक्सीजन भी हमारा धातु में आती है पर उसको हमने अलग करके लिखा है। और लास्ट में बेटा आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो ये सीक्वेंस आपको अपनाना है ना। पहले आप बैलेंस करोगे धातु को, फिर आप बैलेंस करोगे धातु को। जब अधातु बैलेंस हो जाए फिर दोबारा चेक करो कि धातु अभी भी बैलेंस है। फिर तीसरा नंबर किसको दोगे आप, ऑक्सीजन को। और फिर लास्ट में किसको करोगे, हाइड्रोजन को। ठीक है बेटा, तो इसको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और इसकी हेल्प से बेटा मैं कुछ रासायनिक समीकरण को आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक रासायनिक समीकरण है, आपकी बुक में भी उसको दिया हुआ है। जैसे बेटा समझो कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आपको इस इक्वेशन को बेटा क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि पहले धातु से स्टार्ट करो। तो पहचानना पड़ेगा कि इसमें जितने भी तत्व यूज हुए इसमें धातु कौन सा है। मैग्नीशियम धातु होती है ना, तो मैग्नीशियम देखो यहाँ कितना है, 1 है बेटा, यहाँ कितना है, 1 है। तो धातु तो बैलेंस है। अब अधातु इसमें कोई है नहीं है। ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बेटा, 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी नंबर से आपको बैलेंस करना है या जिस नंबर को आप बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हो उसको अणु के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसको यहाँ बाद में मत लिखना आप। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पर ये यूज करा है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन फिर दोबारा चेक करो धातु, क्या धातु अभी भी बैलेंस है। देखो धातु बेटा यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। ये 2 जो है, ये 2 बेटा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो धातु है वो कितना, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने 2 कर दिया है। तो ये जो बेटा फॉर्म आई है, ये जो रूप आया है रासायनिक समीकरण का, ये हमारा क्या है, एक तरह से संतुलित अवस्था है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल बेटा हम और में भी कर रहे हैं, इसको रख कर रहा हूं मैं।
देखो एग्जाम्पल और देखो बेटा आप, जैसे सपोज करो बेटा आपके पास आयरन है, लोहा कहते हैं Fe, और उसकी रिएक्शन बेटा आप H2 के साथ करा रहे हैं, जल के साथ उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेटा यहाँ से आपको जो प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं Fe3O4, और साथ में बेटा गैस रिलीज होती है, उसका नाम होता है हाइड्रोजन। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये उसका एक तरह से निरूपित अवस्था है, इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझे यहाँ तक? बेटा मैं जो बता रहा था आपसे कि आपको स्टार्टिंग करनी है धातु से। धातु क्या है इसमें? लोहा, लोहे को बोलते हैं Fe, है ना बेटा। Fe देखो लेफ्ट साइड में 1 है और यहाँ पर देखोगे तो 3 है बेटा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए ज्यादा। Fe प्लस H2O आपको क्या दे रहा है यहाँ से बेटा? Fe3O4 और साथ में बेटा यहाँ से H2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 थे परमाणु आयरन के, यहाँ पर 1 है, तो उसको मैंने 3 करने के लिए यहाँ पर कर दिया। तो आयरन तो बैलेंस हो गया है। अब नंबर आया ऑक्सीजन का। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन बेटा? 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा, तो आपने इसको 4 करने के लिए यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है बेटा। आप फिर दोबारा चेक कर लो क्या आयरन अभी भी बैलेंस है। यहाँ पर 3 आयरन है और यहाँ पर 3 आयरन। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे बेटा कितने? 4 ऑक्सीजन। लास्ट में बचता हाइड्रोजन बेटा, यहाँ कितने? 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। और बेटा यहाँ पर कितना है? सिर्फ 2 है। इसको 8 करने के लिए आपको यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 4 दूनी 8। अब ये जो बेटा अवस्थाई है इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड फॉर्म। बेटा एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ, मतलब मैं एक समीकरण को बैलेंस करके और आपको दिखा रहा हूँ, आप चीज़ों को नोट करते जाएं। बेटा आपको चीज़ों को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मेरे पास एक उत्पाद है उसको बोलते हैं Al4C3, एक यौगिक है मेरे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन बेटा मैं जल के साथ करा रहा हूँ, H2 के साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब ये जल के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो यहाँ से आपको एक गैस मिलेगी, उसका नाम होता है CH4, मीथेन कहते हैं इसको हम। और दूसरा जो उत्पाद मिलेगा बेटा उसको बोलते हैं AlOH होल थ्राइस, इसको कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक रासायनिक समीकरण है, आपको इसको बैलेंस करना है बेटा। मैं इस इक्वेशन को एक बार और लिख लूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। Al4C3 ये बेटा हमारा H2O, और यहाँ से प्राप्त हुआ है आपको CH4, और यहाँ से क्या है बेटा? AlOH होल थ्राइस। तो बेटा इसको बैलेंस करोगे आप। देखो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? धातु से। धातु क्या है इसमें? एल्यूमिनियम। तो बेटा एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 4 हैं, और यहाँ पर कितना है? 1। तो इसको 4 करना पड़ेगा आपको। 4 करने के लिए आपको यहाँ पर 4 नंबर लगाना पड़ेगा, है ना। तो धातु तो बैलेंस हो गया है। अब किस पर आएंगे हम? अधातु पर। अधातु बेटा इसमें कार्बन है। देखो कार्बन कितना है? कार्बन के कितने परमाणु हैं? इधर लेफ्ट साइड में 3 है, और यहाँ देखो कार्बन बेटा कितना? 1 है सिर्फ। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया है। फिर दोबारा चेक करो क्या धातु अभी भी बैलेंस है। 4 एल्यूमिनियम इधर थे, 4 एल्यूमिनियम इधर, और बेटा 3 कार्बन इधर थे और 3 कार्बन इधर। तो धातु और अधातु दोनों बैलेंस हो गए। अब नंबर आएगा बेटा किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर बेटा 1 है, और यहाँ देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर टोटल कितने हैं? 4। ये 4 जो है बेटा पूरे अणु के साथ होता है ना। तो ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी है, और ये 3 भी साथ में किसके? ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 12 हैं। आप इनको ऐड मत करना कि 4 और 3 साथ होते हैं, है ना। इनकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 4 या 12 यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1। इसको 12 करने के लिए हमें यहाँ पर बेटा क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर 12 करना पड़ेगा, तो 12 ऑक्सीजन हो गया है। अब फिर दोबारा चेक कर लो, एल्यूमिनियम और कार्बन क्या बैलेंस है? 4 ये थे, 4 यहाँ पर एल्यूमिनियम, कार्बन 3, और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। 4 या 12 ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर हो गए। लास्ट में बचता हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो 12 दूनी 24 यहाँ पर है, और बेटा यहाँ देखो 3 चौक 12, 12 तो यहाँ पर हो गए, और 4 या 12, 12 और 12 24। तो राइट साइड में भी 24 हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में भी 24 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो आई है ये बेटा हमारी क्या होती है? पूरी बैलेंस्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से बेटा हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। एक इक्वेशन बेटा मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप उसको घर से ट्राई करना प्लीज। बेटा ये मैंने इसको रफ किया, देखो एक इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास Na और Cl2 है बेटा, ठीक है। और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन को आपको ट्राई करोगे। एक इक्वेशन तो बेटा आपको ये करनी है, और दूसरी एक इक्वेशन मैं आपको और दे रहा हूँ। जैसे बेटा एक इक्वेशन हमारे पास होती है MnO2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बेटा हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है MnCl2, और फिर क्लोरीन गैस हमें क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है।
और बेटा H2O यहाँ से L प्राप्त हो रहा है। तो ये दो मैंने आपको रासायनिक समीकरण दी हैं जो आपको घर से इनको संतुलित करना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। आज की क्लास इतनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो सेकंड पार्ट आएगा, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके प्रकार हैं कुछ, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और आपकी तरफ से कुछ सजेशन है, सुझाव है, हमारे लिए फीडबैक है, तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल को आपको प्लीज़ ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें तो सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचानी है। बेटा आप ठीक से पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। हम नेक्स्ट मिलते हैं कल।